साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा है। साथियों एक इम्पॉर्टेंट बात मैं डिस्कस करना चाहता हूं रिगार्डिंग 498A केसेस। जब भी बात होगी 498A केसेस की तो अक्सर लड़कियों के आरोप जो हैं 90% बिल्कुल मैच खाते हैं कि शादी के 1 महीने तक तो बिल्कुल ठीक रहा, फिर उसके बाद मेरा पति और उसके घर वाले जो हैं मुझे प्रताड़ित करने लग गए। मैं रोती रही, बिलखती रही, मुझे ये मारपीट करते गए, इन्होंने मुझे बंद करके रखा, मेरा फ़ोन तक छीन लिया, मेरे माता पिता से वैर करते। जिन सब के पीछे इन दहेज लोभियों का एक ही मकसद था कि मुझसे भारी भरकम राशि प्राप्त करना। मैंने ये बात अपने पिता को बताई, वो दुखी हुए, उनकी आंखों में आंसू थे, वो गिड़गिड़ाए, पर ये दहेज के लोभी नहीं माने और अल्टीमेटली दहेज की मांग करी। और जब दहेज की मांग पूरी नहीं हो पाई तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ये एक बेसिक स्टोरी है। शुक्र है कि ऐसी स्टोरीज़ पर इंडियन कोर्ट्स जो हैं बिलीव नहीं करते, अन्यथा ये कुछ कमी नहीं छोड़ती हैं आपको जेल पहुंचाने में। क्योंकि मेरा मानना ये है कि इमोशन अपनी जगह ठीक है, पर कानून सबूत मांगता है बेटा, इमोशन से काम नहीं चलता है। क्योंकि इनको एक्चुअली ड्रामा करने की हैबिट क्या बचपन से हो गई है। जब स्कूल में थी रो दिए और मास्टर जी पिघल गए, अरे बेटा कोई बात नहीं, तुमने होमवर्क नहीं करा, कोई बात नहीं। और इसके विपरीत अगर हमारे से लड़के हों और होमवर्क नहीं करें तो पता नहीं किन किन अंगों पे कुटाई थी, मैं बयां भी नहीं कर सकता, बट आप बात समझ रहे हैं। उससे क्या कॉन्फिडेंस जो है इनका डेवलप हो गया कि इनको जितनी भी इस तरह की जो छूट थी जब स्कूल में मिली तो जो कॉलेज था वहाँ भी मिल गई। इनको लगा भाई ये छूट जो है जब हम जॉब कर रहे हैं हमको वहाँ मिलती नहीं मिलती, वहाँ ट्राई करते हैं, वहाँ भी मिल गई। अल्टीमेटली शादी हो गई तो उनको लगा भाई हमको छूट वहाँ भी मिलेगी, तो वही ड्रामा शुरू। भाई खुद तुम झगड़ा कर रहे हो सास से, तुम सास से जो है नट्टापना कर रहे हो, सास से जो है बदतमीजी कर रहे हो, और अल्टीमेटली जब सास कुछ काउंटर कर दे, कुछ कह दे, तो कह सकती है भाई वो माँ है। क्योंकि देखो हर केस दहेज का नहीं है, झगड़े होते हैं किचन के अंदर, वो झगड़े जो है पहुंचते हैं घर वालों तक, और घर वाले कहते हैं कि भाई इस लड़की को और हमारे दामाद को जो है घर से अलग कर दो। बेचारी माँ सोचती घर बस जाए, पर जब लड़का अलग नहीं होता है या सहमत नहीं होता है, या कई बार पेरेंट्स भी जो है सहमत नहीं होते हैं, तो उसका रिजल्ट है प्रसाद है डोमेस्टिक वायलेंस। 498 है या 125 CRPC। बेचारा लड़का जो है पिस रहा है, एक तरफ परिवार है और एक तरफ नालायक बीबी, तो आदमी करे क्या। इनको इतनी शर्म नहीं है कि बस आया, पेन उठाया, जो मर्जी लिख दिया, और कुछ गधे किस्म के लोग इनको सहयोग करते हैं और झूठी कंप्लेंटों पर मसाला लगा के इसको और कॉम्प्लिकेट करते हैं, ताकि जो परिवार वाले हैं वो परेशान हो जाए और अल्टीमेटली ऐसे लोगों को जो है नाजायज़ फ़ायदा मिल जाए। इनका तिरस्कार करो, बहिष्कार करो, क्योंकि ये समाज कंटक है। ये ना खुद का भला कर पाए, ना ये समाज का भला कर पाएंगे, और अपितु आपके बने हुए घर को भी जो है ये उजाड़ देंगे। तो साथियों एक गलत लड़की आपका पूरा कुटुंब, आपकी पूरी कौम को जो है तबाह कर सकती है। जब भी लड़की का चुनाव करें तो हमेशा सही लड़की का जो है चुनाव करें, और एक बेसिक क्राइटेरिया कि जो आपके पेरेंट्स हैं, समझदार लोग हैं, उनको साथ में रखें। पर आजकल हो क्या रहा है, बिल्कुल विपरीत है। तो ये चर्चा के जो है टॉपिक्स हैं, काफ़ी लंबा समय जो है इस पर ज़ाया हो सकता है, बट हमें अब आना है टॉपिक के ऊपर। तो मैं जैसा बता रहा था कि भाई सास ने जो है 482 CRPC में जो है क्वेश्चन फाइल करा, अल्टीमेटली इसको रिलीफ मिला। तो मामला क्या है उसको हम समझेंगे, दाव पेच क्या रहा है उसको हम समझेंगे, और अल्टीमेटली अगर हम ऐसी समस्या में फंसे हुए हैं तो किस तरह से मूव ऑन करना है ये आपको मैं जो है समझाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। साथियों जजमेंट जो है ये है श्रीमती रीता बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। जजमेंट जो है ये है 1/9/2023 का रिसेंट जजमेंट है। इस केस में जो कंसर्न्ड पक्षकार है वो है सास, और ये हुई थी मूव सेक्शन 482 CRPC में टू क्वैश द एलिस्ड FIR एंड प्रोसीडिंग सब्सिक्वेंट देयर टू, जो कि इसकी बहू के द्वारा जो है दर्ज कराई गई थी। और 482 CRPC का उपयोग तब किया जाता है कि जब प्रोसीडिंग का दुरुपयोग हो रहा हो, उन्हें क्वैश करना हो, एंड दे कम विद द प्रिव्यू ऑफ अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ, और लड़के पक्ष को जो है काफ़ी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है। बट एकदम भागने से अच्छा है कि इस तरीके से मूव करो जैसे ये लोग मूव हुए थे, ताकि आपको राहत जो है कोर्ट से आसानी से मिल सके। यहाँ पर केवल सास मूव हुई है और कोई मूव नहीं हुआ है। जो कंसर्न कंप्लेनेंट है और जो कंसर्न पिटिशनर है वो है सास बहू। यहाँ पर जो कंसेंट रिस्पोंडेंट नंबर 2 या परिवादी है उसकी शादी हुई थी पिटिशनर के बेटे से एज़ पर हिंदू राइट्स एंड कस्टम, और शादी हुई थी 12 मार्च 2019 को। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो कंसर्न कंप्लेनेंट है इससे एक रिटर्न कंप्लेंट दी कंसर्न महिला थाने के ऊपर कि ये
मेरा पति जो है, उसके घर वाले जो है मुझे मारते पीटते हैं, दहेज की मांग करते हैं, 498 है, मुझे क्रिमिनली इंटिमिडेट कर रहे हैं, मतलब मुझे परेशान करके घर से बाहर निकाल दिया है और मुझे लगातार हैरेस कर रहे हैं। और इन सब में इनकी कॉमन इंटेंशन है। इसके अलावा दहेज के संबंध में भी गंभीर आरोप लगाते हुए सेक्शन 4 DP एक्ट को जो है जुड़वाया गया। साथियों, यहाँ पर सास का तर्क था कि जो इम्प्यून FIR है इट इज़ लायबल टू बी रिजेक्टेड, और उन्होंने असाइल किया वर्तमान FIR को कई ग्राउंड्स के ऊपर, जिसमें से प्रमुख ग्राउंड ये था कि जो ये प्रेजेंट FIR है इट इज़ फाइल्ड टू सीक द पर्सनल वेंडा बाय द कंसर्न कंप्लेनेंट। उसका कारण ये था कि जो इनकी मैरिटल लाइफ है वो सक्सेसफुल नहीं रह पाई, तो अलग हो जाओ भैया डिवोर्स लेके। बट चूँकि पैसा जितना चाह रहे थे उतना मिलता नहीं है, इसलिए FIR जो है फाइल कर दी। तो एक पर्सनल मोटिवेटेड गरज जो है यहाँ दिखाई देती है। तो कंप्लेनेंट है शी इज़ लिविंग सेपरेटली फ्रॉम हर हस्बैंड, और सारे के सारे एलिगेशन अगर FIR में देख भी लें तो कोई प्रथम दृष्टया मामला जो है डिस्क्लोज नहीं होता अगेंस्ट द पिटिशनर। और जो सन है पिटिशनर का, ही हैज़ फाइल्ड नंबर ऑफ केसेज अगेंस्ट द रेस्पोंडेंट नंबर 2। When no action has been taken, he has filed a divorce case जो पेंडिंग है, और FIR जो है लॉस्ट हुई एज अ काउंटर ब्लास्ट। तो ये FIR जो है निरस्त किए जाने योग्य है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो एलिगेशन है वो आफ्टर थॉट है, और FIR को जो है काफ़ी डिले से जो है रजिस्टर्ड कराया गया। इसको आप जो है नोट भी रखो, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिले इन FIR इज़ फैटल इफ़ अनएक्सप्लेन्ड। तो इस बिंदु को जो है आप ज़रूर रेज किया करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई स्पेसिफिक अवर्मेंट नहीं है विद रिगार्ड टू डिमांड ऑफ डावरी। स्टोरी जो है इट इज़ टोटली कॉन्कॉक्टेड, इट इज़ जस्ट सबमिटेड इन अ कुकड अप मैनर जस्ट टू प्रेशराइज द पिटिशनर। ये अवर्मेंट लिखा करो आपके पिटिशंस के अंदर। और जो कंप्लेंट है इसमें एलिगेशन जर्नल और ओमनीबस है, एंड इस तरह की FIR जो है अगर इसकी स्क्रूटनी की जाए तो किसी भी रूप में ये स्टैंड किए जाने योग्य नहीं है। बट कंसर्न पुलिस ने बगैर इसको स्क्रूटनी किए, बगैर इंक्वायरी कराए ऐसी FIR को जो है काट दिया, जो बिल्कुल ही कचरा FIR है, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ लायबल टू बी क्वेश्चन एंड रिजेक्टेड। इन्होंने कई जजमेंट्स में जो है रिलाई किया, और स्टेट ने जो है इसका अपोज किया। कोर्ट का कहना है कि FIR को क्वेश्चन तब किया जाएगा कि जब भजन लाल का जो मामला है उसमें जो पैरामीटर है उसके स्नैरियो में फैक्ट्स जो है वो फिट बैठ जाए। कोर्ट ने हर एक चीज़ को यहाँ पर कोर्ट किया। कोर्ट ने कहा कि अगर हम FIR को देखते हैं, उसका जो बेसिस है वो है रिटर्न कंप्लेंट जो कि फाइल करी है बहू ने, और उसने आरोप कहीं लगा दिए, बट जो स्पेसिफिक एलिगेशन है वो फाइल पे कहीं नहीं है। ऑल द एलिगेशंस आर ओमनीबस। FIR जो है डिलेड है, डिले का उसका कारण नहीं दिया है। इस स्नैरियो में FIR को जो है देखा जाना चाहिए। अब कोर्ट ने क्या क्या माना अपने फैसले में, हम हर एक बात को जो है डिस्कस तो करेंगे बट समझते हुए, ठीक है ना। तो कोर्ट ने क्या लिखा कि पहली बात तो सोर्स क्या FIR का, द कंप्लेंट ऑफ डॉटर इन लॉ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। FIR में एलिज किया कि जो परिवादी है उसकी शादी हुई है प्रशांत सिंह से, जो कि लड़का है कंसर्न पिटिशनर का, और शादी हुई है 12 मार्च 19 को। ये फैक्ट भी है अनकॉन्ट्रोवर्टरी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर पेरेंट्स हैज गिवन हाउस होल्ड गुड्स, ठीक है जी, और कैश और रुपीज़ 4 लाख एज पर डिमांड ऑफ फैमिली ऑफ ब्राइड ग्रूम। ये सबसे गंदी बात मेरे को लगती है हर FIR में। ये मुझे गंदी बात क्यों लगती है कि ऐसा कौन सा बैंक इन लड़की वालों के पास में है कि रातों रात इतना पैसा अरेंज कर लेते हैं। सोचने की बात है ना, मतलब आज आप बाज़ार में जाना, अपने दोस्तों के पास जाना, सब धक्के धक्के भगा देंगे आपको, भाई तेरे को 4 लाख चाहिए, क्लियर है। और लड़की वालों को तो आराम से जो है 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जितने बोलो उतने मिल जाते हैं। तो अगली बार बैंक लोन लेने के लिए देयर इज़ नो नीड टू गो टू द बैंक, जस्ट आस्क टू द पेरेंट्स ऑफ गर्ल, और वो आपके लिए लोन जो है अरेंज कर देंगे। चमत्कारी विद्या उनके पास में है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो ये अरेंजमेंट्स हैं, ये अरेंजमेंट्स क्या थे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो लोग डिमांड कर रहे हैं डाउरी की और आप फुलफ़िल कर रहे हो, तो इट मीन्स आप भी डाउरी प्रोविजन एक्ट में ऑफेंस कर रहे हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात आप सबको यहाँ पर नोट रखनी है कि जो भी उसके पेरेंट्स ने हाउस होल्ड गुड दिए हैं या कैश दिया है एज़ पर कस्टम, दे भी दिया, तो खुमानचंद बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान का बेसिक लॉ है जो ये कहता है कि इस तरह का आइटम जो है वो डावरी की परिभाषा में नहीं आते हैं, क्योंकि दे आर द कस्टमरी गिफ्ट्स। ये सामाजिक रीति रिवाज का एक पार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि शी स्टेड एट हर मैट्रिमोनियल होम आफ्टर हर फर्स्ट विदाई एट मैरिज, कि वो जब उसकी विदाई हुई पहली बार तो वो पग फेरे के लिए जो है PR आ गई। शी केम टू हर पेरेंटल होम ऑन 18/3/2019, मतलब शादी के 6 दिन बाद अपने PR आ गए। ये महिला जो है शादी के 6 दिन बाद जो है अपने PR आ गई। शी वेंट बैक टू हर मैट्रिमोनियल हाउस ऑन 12/4/19 विद हर हस्बैंड ऑन सेकेंड विदाई। उसकी मदर इन लॉ है, उसने उस समय 5,000 रुपये के लिए जो है कहा। जब लड़की ने मना कर दिया तो मदर इन लॉ ने गालियाँ बकी और उसको मारने की जो है कोशिश करी। मतलब कितनी बकवास स्टोरी लड़की लिखती है, मुझे तो बड़ी हंसी आती है।
मतलब इन मंद बुद्धियों को थोड़ा सा ज्ञान क्या मिल गया तो ये सोचते कि पूरा ब्रह्मांड हमारे कदमों में। ऐसा नहीं होता भाई। देखो, चांद पर सब जाना चाहते हैं, अच्छी बात है, बट उसके लिए चंद्रयान चाहिए। पर इन लड़कियों को तो बिना किसी मेहनत के तुम्हारा प्रॉपर्टी चाहिए, तुम्हारा रुतबा चाहिए, तुम्हारा पैसा चाहिए, तो कैसे काम चलेगा भाई? स्टोरी ढंग से लिखो, कम से कम इतनी पढ़ाई तो करो कि जब तुम कोई झूठा केस तैयार करो, कोई झूठी स्टोरी रेडी करो, तो ढंग के आरोप जो है लगा सको। आज कोई सास वृद्ध है या बीमार है और वो कैसे अपनी बहू को मार सकती है या मारने का प्रयास कर सकती है, गालियाँ बक सकती है, ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है। ऐसा नहीं होता है। पर दुख होता है कि आजकल की बहुएं ऐसे आरोप लगाती हैं तो परिवार टूटने का एक मुख्य कारण ये भी बनता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उसका ये कहना है कि जो उसके हस्बैंड हैं और जो उसके फादर इन लॉ हैं और जो मदर इन लॉ है उसको टॉन्ट करते हैं और 20 लाख मांगते हैं फॉर परचेज ऑफ प्लॉट। मतलब डूब मरना चाहिए, ऐसे ऐसे आरोप लगा रहती हैं, कैसे काम चलेगा? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उसका कहना है कि उसके जो हस्बैंड है और जो इन लॉज है ये स्टार्ट करते हैं हैरेसिंग हर फिजिकली एंड मेंटली विद रिगार्ड टू एलिस डिमांड ऑफ डावरी। 20 लाख की डिमांड भी कर रहे हैं और घर से जो है बाहर भी निकाल दिया 18/4/19 को। तो ये शादी चली कितने टाइम तक? मात्र 1 महीना। इस 1 महीने में क्या अरेस्टमेंट हो गया? और अल्टीमेटली इसने पुलिस कंप्लेंट करी और काउंसलिंग हुई और सेटलमेंट जो है फेल हो गया। मतलब ये सेटलमेंट नहीं है, बेसिकली ये पुलिस द्वारा किया जाने वाला एक अत्याचार है लड़के वालों पे कि आओ भैया लड़की की बात सुनो, तुमने इसको जो है तंग तो किया ही होगा, तुमने तो उसको परेशान तो किया ही होगा, लो पैसे दे दो। तो इट इज़ अ एक्सचेंज ऑफ मॉनेटरी पर्सपेक्टिव। तो कुल मिला के कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ये ठगी है लड़के वालों के साथ में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कोर्ट ने लिखी कि अफोर्सेड एलिगेशन जो एफआईआर में है वो रिवील करते हैं कि रेस्पोंड नंबर 2 जो है ये रिसाइड है एट हर मैट्रिमोनियल हाउस जस्ट आफ्टर 6 डेज। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 12 दिन बाद परमानेंटली ये पीआर में बैठ गई। इतने शॉर्ट पीरियड में क्रूरल्टी हुई कैसे? सबसे इम्पोर्टेंट बात, इतने लेट जो है इसने एफआईआर कटाई है और कोई इसने स्पेसिफिक रीज़न नहीं दिया है फॉर सच डिले। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि अगर मिसबिहेव के जो बातें इसने बताई है बट उसको सस्टेन करने वाले कोई एलिगेशन फाइल पे नहीं है। लड़के ने जो है डिवोर्स केस पेश किया और कई कंप्लेंट्स पेश करी, उसके काउंटर में केस जो है लॉन्च किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इस केस में कि कोई भी एलिगेशन सास के विरुद्ध नहीं है एक्सेप्ट कि उसे 5,000 मांगे उसको ब्लेस करने के लिए, वो नहीं दिए तो इसलिए उसने जो है गाली बकी और उसके साथ जो है मारपीट का प्रयास करा। अगर हम देखते हैं 498 के एंगल को तो एलिगेशन इस तरह के होने चाहिए कि उसको हैरेसमेंट किया गया फॉर डिमांड ऑफ डावरी और इस तरह से हैरेसमेंट था कि वो सुसाइड के लिए मजबूर हो जाए, जबकि ऐसा कोई भी आरोप जो है वो दिखाई नहीं देता। कोर्ट का कहना है कि ये जो ट्राइबल इश्यूज़ हैं दैट डज नॉट कम विद द प्रीव्यू ऑफ सच क्रूरल्टी एज डिफाइंड इन सेक्शन 498A ऑफ द आईपीसी। कोर्ट ने कहा कि एलिगेशन स्पेसिफिक नहीं है, एलिगेशन ओमनीबस है और जो एलिगेशंस हैं जो उनकी वेरासिटी है वो अपरेंटली जो है वो डाउटफुल है, इस पर जो है विश्वास नहीं किया था। कोर्ट ने कहा कि इट इज़ अ फिट केस टू इन्वोक द इनहेरेंट जुरिडिक्शन। तो कोर्ट ने फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए, इलीगल पोजीशन को देखते हुए जो सास के विरुद्ध एफआईआर थी उसको क्वेश्चन करने के ऑर्डर पारित किए। तो साथियों, आज के अध्याय में हमें 3 बात जो है सीखने को मिलती है कि जो भी आरोप की क्वालिटी उसको देखो, एलिगेशन ओमनीबस है, स्पेसिफिक नहीं है तो उसको हिट करो, क्या एलिगेशन है उसका क्या मीनिंग निकलेगा उसको हिट करो, क्या ट्राइबल एलिगेशंस जो है 498A आईपीसी की स्नैरियो में आएंगे, प्रीव्यू में आएंगे, उसको हिट आउट करो, प्रीवियस लॉ क्या है उसको हिट आउट करो और उसके लैंड पिटिशंस को ड्राफ्ट करो और आर्ग्यू करो। नो नीड टू वरी। तो साथियों, आप आर्ग्यू नहीं करोगे, कोर्ट को कन्विंस करने का प्रयास नहीं करोगे तो वहाँ दुख जो है आपको भोगना पड़ेगा। और जब भी आर्गूमेंट करो तो लॉजिकल करो, डो नॉट मेक इट अ पंचड आर्गूमेंट कि जज बोर हो रहा है, परेशान हो रहा है। मेक इट लॉजिकल, कुछ ना कुछ इसमें ह्यूमर या लॉजिक जो है होना चाहिए ताकि कोर्ट को समझ में आए, कोर्ट आपको आसानी से जो है वो राहत दे पाए। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।